दोस्तों राधे राधे। तो दोस्तों कल मैंने आपको सुनाया था स्टोरीज अशोक सम्राट के बारे में। अशोक सम्राट का कल एपिसोड 1 था। मैंने एपिसोड 1 में आपको बताया था कि अशोक सम्राट, जिसको अशोक पगला के नाम से कहते थे, वैसे वो अशोक शर्मा था। उसका गांव में जो जिगरी दोस्त था रामविलास चौधरी था, उसके साथ वो कैसे मिलके रहता था, कितनी पक्की दोस्ती थी, बिल्कुल जिगरी यार थे दोनों। लेकिन जब बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, तो जब इनके पास पैसा आता है, थोड़ा सा पोजीशन बन जाती है, गाड़ी उड़ी ले लेते हैं, तो लोग कैसे लोगों की नज़र लग जाती है और इनके आपस में ही फूट पैदा करने के लिए, आपस में इनको लड़ाने के लिए कैसे कम्युनिस्ट लोग साजिश करते हैं। और उस साजिश में अशोक सम्राट तो नहीं फंसता, लेकिन रामविलास चौधरी फंस जाते, क्योंकि रामविलास चौधरी को कहा जाता है कि भाई सारा काम तुम ही कर रहे हो, तुम्हारे दम पे ही सब कुछ चलता है, लेकिन मेहनत तुम्हारी होती है। लेकिन इसका फ़ायदा उठा रहा है अशोक सम्राट, नाम उसका हो जाएगा, तुम पीछे के पीछे रह जाओगे। तो उसके मन में, क्योंकि कान का कच्चा था, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात बैठ जाती है और वो धीरे धीरे उससे अलग होने का रास्ता, मतलब वहीं से एक तरह से नींव पड़ जाती है अलग होने के लिए। और आगे चल के, तो दोस्तों आगे चल जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आपस में इनके थोड़ा थोड़ा विवाद होना शुरू हो जाता है। और फिर विवाद इस हद तक पहुंच जाता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। और जो दोनों फैसला करते हैं, तो इनका बंटवारा तय होता है। बंटवारे के लिए पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में जो ज़्यादा गुट रहता है वो कम्युनिस्टों का रहता है। तो जो कम्युनिस्ट है, चूंकि वो रामविलास चौधरी के साथ थे, तो बंटवारे के समय में वो रामविलास चौधरी का फेवर करते हैं और लगभग सारी चीज़ें रामविलास चौधरी की तरफ चली जाती है। क्योंकि उन लोगों ने जब बहुत पैसा कमाया तो उससे गाड़ियाँ भी खरीदी थी और ज़मीन भी खरीदा था, प्रॉपर्टी बनाया था, काफ़ी कुछ बनाया था। तो लेकिन ज़्यादातर पार्ट चूँकि वो फेवर कर रहे थे रामविलास चौधरी का, तो रामविलास चौधरी के साथ चले जाते हैं और अशोक सम्राट अकेला रह जाता है। उसके हाथ सिर्फ एक मेटाडोर और एक बुलेट आती है और ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो ज़्यादातर उधर ही चला जाता है। लेकिन बंटवारा तो हो जाता है। बंटवारा होने के बाद ये पक्का था कि आगे टकराहट इन दोनों की होने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि दोनों शांत होने वाले, दोनों गुस्सैल थे और ये दोनों एक दूसरे को जानते थे कि ये बात यहीं पे नहीं रुकेगी, बात आगे बढ़ेगी और कुछ न कुछ विवाद होगा, ये बात तय थी। अब इधर क्या था कि भाई रामविलास चौधरी के साथ तो कम्युनिस्ट जुड़ गए थे और उसके पास पैसा भी था, गाड़ी सामान असलहे सब उसके पास रह गए ज़्यादातर, तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया और अशोक सम्राट थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा था। लेकिन चलो समय आगे बढ़ता है और उसके साथ साथ जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, तो दोनों को अंदेशा तो रहता है कि वो मतलब कि विरोध होगा और आगे हम दुश्मनी हो गई है, तो आगे ये बात बढ़ेगी, ये तय था। एक दिन क्या होता है कि अशोक सम्राट रात में आ रहा होता है, तो रात में उसकी, वो अपनी बाइक बुलेट से आ रहा था, तो उसके बाइक की लाइट चली, हेडलाइट खराब हो जाती है, लाइट चलना बंद हो जाता है। तो वो अपना बैठ के लाइट को ठीक कर रहा होता किसी तरह की, चलो कोई तार और भी सुई होगी, तो उसको किसी तरह से ठीक कर रहा था। और ठीक करते मतलब समय एक गाड़ी आती है और ट्रक वाला देख लेता है, ट्रक वाला पहचानता है कि भाई उसका मतलब जो ट्रक चला रहा होता है बिपिन सिंह चला रहे होते हैं। बिपिन सिंह कहीं ना कहीं से उसके अशोक सम्राट के रिश्तेदार थे और ट्रांसपोर्टर थे, तो उस दिन उनके साथ ड्राइवर तो था पर गाड़ी वो खुद चला रहे थे। तो जैसे ही अशोक सम्राट पे नज़र पड़ती है, वो अपना ट्रक रोक देते हैं और ट्रक को रोक के अशोक सम्राट से पूछते हैं कि भाई क्या समस्या है। तो वो बताता है कि लाइट ख़राब हो गई है। तो वो कहते हैं कि ठीक है चलिए कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं ठीक होती लाइट। तो अशोक सम्राट ने कहा एक काम करिए कि भाई मैं तो मेरे इसमें लाइट नहीं है, तो मैं आगे आगे अपनी बाइक लेकर चलता हूँ, पीछे तुम ट्रक चलाओ, ताकि तुम्हारे ट्रक की लाइट में मैं बाइक चलाते हुए मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। ये तय होता है। तो आगे आगे अशोक सम्राट अपनी बाइक बुलेट लेकर के चलना शुरू करते हैं और पीछे से अशोक सम्राट जाना शुरू करते हैं। उसके अशोक सम्राट को बिपिन सिंह उसको पीछे पीछे ट्रक से चलने लग जाते हैं। जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, तो अशोक सम्राट को तो नहीं अंदाजा था कि कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है, लेकिन अनहोनी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते, पीछे से एक जीप आती है और हॉर्न बजाते हुए उसको ओवरटेक करने की पूरी कोशिश करती है। तो वो अब ये विपिन सिंह समझ जाते हैं कि यार अशोक सम्राट के तो बहुत सारे दुश्मन हैं, तो ऐसा ना हो, मतलब कि वो कुछ अंदाज़ा होता है उसे। तो वो
जीप को साइड नहीं देते हैं और काफ़ी देर हॉर्न बजाने के बाद, काफ़ी दूर तक पीछा करने के बाद जब वो नहीं आगे साइड ले पाते तो वो फायर करना शुरू कर देते हैं और 50 गोलियां चलाते हैं, चूँकि वो सारी गोलियां जाके उनके ट्रक में लगती है। और तो अब अशोक सम्राट भी समझ चुके थे कि भाई हमला हो चुका है और ये दोनों समझ गए कि हमला जो किया है रामविलास चौधरी ने ही किया हुआ है। और फिर वो जाते जाते लास्ट में जाते हैं और बरौनी थाना के कैंपस के अंदर सीधा अशोक सम्राट अंदर घुस जाते हैं अपनी बाइक के साथ और वहाँ पे भी विपिन सिंह पीछा नहीं छोड़ते, साथ में वो भी अंदर चले जाते हैं। जब कैंपस के अंदर पहुंच जाते, क्योंकि देखिए उस समय उनके ऊपर कोई केस वगैरह तो था नहीं, तो उन्हें कोई ऐसी डर वाली बात ही नहीं थी। अंदर जाते हैं, उसके बाद ही उनकी जान बच पाती है। और जब वो कैंपस के अंदर चली जाती है, दोनों अंदर हो जाते हैं, तो गाड़ी जीप वापस चली जाती है और उस दिन अशोक सम्राट किसी तरह बच जाते हैं। इधर अशोक सम्राट बच तो गए, लेकिन जब ये घर पहुंचे तो अब अशोक सम्राट को टेंशन हो गई कि यार मैं अभी टकराने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि रामविलास चौधरी के पास पैसा भी है, हथियार भी है और कम्युनिस्टों का सपोर्ट भी है, तो मेरे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोनों सोकहारा गांव के ही थे, एक सेम गांव में रहते थे। तो उस समय सोचते हैं कि यार अब मुझे सरवाइव करना है। उनके घर वाले भी सलाह देते हैं कि भाई तुम्हें यदि सुरक्षित रहना है, इससे बचना है, तो तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो वो तय करते हैं कि यार मैं बाहर चला जाऊं, लेकिन वो जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्योंकि जाने के लिए भाई कहीं भी ऐसा बैकअप, दुश्मनी तो सब तरफ पाले ही हुए थे। तो वो तय करते हैं कि यार अब मैं जाऊंगा मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर में पहुंचने के बाद, मुजफ्फरपुर जब जाते हैं तो मुजफ्फरपुर का जो लंगर कॉलेज था, लंगर कॉलेज में वहाँ पे बेगूसराय के जो बंदे थे उन लोगों ने, उसमें मिनी सरकार का नाम आता है। मिनी सरकार का वहाँ पे वर्चस्व था और अपने हॉस्टल में काफ़ी दबदबा बना रखा था। एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरा कैंपस उनके कब्जे में ही था। तो वो पहुँचते हैं मिनी सरकार के पास, अशोक सम्राट, और उनसे बातचीत करते हैं। तो मिनी सरकार भी वो अशोक सम्राट के बारे में जानते थे कि काफ़ी बहादुर लड़का है, काफ़ी दिलेर है, तो वो उसको साथ में रख लेते हैं। अब वहाँ से फिर आगे का काम चलता है, आगे का काम आगे बढ़ता है। क्योंकि मिनी सरकार के बारे में बता दूं, मिनी सरकार के पहले मूछू सरकार थे जिनका दबदबा चला करता था 1978 के समथिंग। मूछू सरकार की हत्या किया था बीरेन सिंह ने। बीरेन सिंह की ने जब हत्या कर दिया था, उसके बाद मिनी सरकार के हाथ में पूरा ये मतलब पूरा कब्जे में आया था। हॉस्टल कह सकते हैं या पूरे गैंग को लीड कर रहे थे वही। और चूंकि मिनी सरकार बीरेन सिंह को जानते थे, तो उनसे वो कि मतलब उनकी जो मूछू सरकार की हत्या को हुई थी उसको दरकिनार करके बीरेन सिंह से साथ हो लेते हैं। और बीरेन सिंह और मिनी सरकार दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं और दोनों ही एक साथ काम करते हैं। तो ये लोग जो ठेके होते हैं, तो ठेकों में अपना दबदबा कायम करने लगते हैं। शुरुआत वो अपने कॉलेज के कैंपस से ही करते हैं, क्योंकि उस समय हॉस्टल वगैरह बन रहा था, तो उसका पहले ठेका लेते हैं। तो इस तरह से ठेकेदारी में वो आगे बढ़ रहे थे। जब अशोक सम्राट उसके साथ आ जाते हैं तो उनकी पावर भी बढ़ जाती है मिनी सरकार की, और वो धीरे धीरे अशोक सम्राट ठेकेदारी के गुर सीखने लग जाते हैं कि भाई ठेकेदारी के कैसे चलती है, ठेका कैसे मिलता है, इसमें प्रॉफिट कैसे होता है, कहाँ क्या होता है, वो सारा कुछ सीखने समझने लग जाते हैं और उनका गैंग मजबूत हो चला होता है। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब इधर पे एंट्री हो जाती है चंद्रेश्वर सिंह की। चंद्रेश्वर सिंह कौन थे? चंद्रेश्वर सिंह मोतिहारी से आए हुए थे और चंद्रेश्वर सिंह भी काफ़ी दबंग थे, बाहुबली आप उन्हें कह लीजिए। उनके पास भी पूरी गैंग थी, असलहे वगैरह थे, सारा कुछ बैकअप था। तो वो भी आए थे मुजफ्फरपुर में अपना ठेके के लिए, अपना वर्चस्व जमाने के लिए। वो भी आके कोशिश करने लग जाते हैं। अब इनके साथ यहाँ पे दो गुट हो जाता है। मतलब चंद्रेश्वर सिंह को जमने के लिए मिनी सरकार बीच में आड़े आ रहे थे। मिनी सरकार के साथ बीरेन सिंह थे और साथ में अशोक सम्राट थे। तो उनका कुछ सब जम नहीं पा रहा था काम। तो वो क्या करते हैं, मिनी सरकार जो चंद्रेश्वर थे, चंद्रेश्वर सिंह जी रघुनाथ पांडे का साथ पा लेते हैं और उनके साथ रघुनाथ पांडे के साथ आ जाते हैं छोटन शुक्ला। ठीक है, छोटन शुक्ला
रघुनाथ पांडे हो गए और इधर चंद्रेश्वर सिंह हो गए, एक गुट इधर हो गया, उधर वो 3 पहले ही थे। उनके साथ में मतलब इधर अशोक सम्राट और मिनी सरकार ये अपने मतलब पॉलिटिकल अप्रोच बढ़ाने के लिए ये आगे बढ़ाते हैं। ये लोग इनके साथ शामिल हो जाते हैं बृज बिहारी प्रसाद, और बृज बिहारी प्रसाद के साथ में हेमंत शाही शामिल हो जाते हैं। तो इधर हेमंत शाही, बृज बिहारी प्रसाद, बीरेन्द्र सिंह, मिनी सरकार और अशोक सम्राट हो जाते हैं। तो इनकी अब वो एक दूसरे के लिए निपटाने का काम शुरू करते हैं। अब चंद्रेश्वर की मुश्किल ये थी कि जब तक वो भाई बीरेन्द्र सिंह या मिनी सरकार को मारेंगे नहीं तब तक ठेकेदारी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनका काफ़ी वर्चस्व है, दबदबा है, और इधर से अशोक सम्राट के आने से वो और भी मजबूत हो चुका है। तो वो समझता है कि यार मैं मतलब चंद्रेश्वर का मानना था कि यार मैं मिनी सरकार को तो मान नहीं सकता, तो इसलिए वो पहले टारगेट करते हैं बीरेन्द्र सिंह की। तो वो बीरेन्द्र सिंह को छाता चौक पे वो एक दिन मौका निकाल के बीरेन्द्र सिंह को मार देते हैं। बीरेन्द्र सिंह की हत्या के बाद फिर मिनी सरकार और ये इनकी अदावत आगे जारी रहती है। इधर बीरेन्द्र सिंह की जब हत्या होती है, बीरेन्द्र सिंह की हत्या के बाद अब ये मिनी सरकार के दिमाग में था कि अशोक सम्राट और मिनी सरकार प्लान बनाते कि यार किसी भी तरह से बीरेन्द्र सिंह की हत्या का बदला लेना है, उसके लिए चंद्रेश्वर सिंह को मारना है। अब इनको एक दिन मौका मिलता है 1986 में चंद्रेश्वर सरकार के बेटे का तिलक हो रहा होता है। तिलक के दिन उनको मतलब कहीं से पता चल जाता है कि आज उनके बेटे की तिलक है, और जैसे तिलक के टाइम पे ही पूरी गैंग के साथ मिनी सरकार और ये अशोक सम्राट हमला कर देते हैं, और हमले में गोलीबारी होती है। गोलीबारी में चंद्रेश्वर तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वही बेटा जिसका तिलक चल रहा था उस दिन, वो बेटा मारा जाता है, और ये चंद्रेश्वर सिंह के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब चंद्रेश्वर सिंह में फिराक में लग गए कि यार मेरे को अब इनको मारना पड़ेगा किसी ना किसी तरह से। तो इस तरह करके 1986 से लेकर 1989 तक 3 साल का समय लगा, वो मौका नहीं पा रहे थे। लेकिन 3 साल बाद सरस्वती पूजन के दिन 1989 में आखिर मौका मिलता है, क्योंकि सरस्वती पूजन जिस दिन हो रही होती है, सरस्वती पूजन के दिन काफ़ी लोग बाहर से भी आते जाते हैं। सरस्वती पूजा होता है, पूजा का माहौल रहता है, वहाँ पे लोग आते जाते हैं। तो मौका बना के वहाँ पे एंट्री पा लेते हैं ये लोग चंद्रेश्वर सिंह, और फिर जाके इनके ऊपर अंदर जाने के बाद बम से हमला करते। करीब 200 बम चलाए जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। उसमें गोलीबारी में बहुत ज़्यादा गोलीबारी होती है, और गोलीबारी में मिनी सरकार की हत्या हो जाती है। ये बड़ा सदमा, सेटबैक था मिनी सरकार अशोक सम्राट के लिए। अशोक सम्राट को जब पता चलता है तो अशोक सम्राट बिल्कुल पागल हो जाता है, और अशोक सम्राट वहीं पे कसम खाता है कि अब तो चंद्रेश्वर सिंह को मैं मारूंगा, और बहुत जल्दी मारूंगा, 1 साल के अंदर ही मारूंगा, वो कसम खा लेता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये कसम पूरी होती है या नहीं होती है? साल भर के अंदर चंद्रेश्वर सिंह की हत्या अशोक सम्राट क्या कर पाता है या नहीं कर पाता, ये आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि होगा एपिसोड 3। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अशोक सम्राट की कंप्लीट स्टोरी आपको इस चैनल पे दिखाई जाने वाली है। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों, राधे राधे।